जय हिंद दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंत में आपको बताया था कि अगली बार हम डीएनटी से जुड़े हुए मुद्दों पर बात करेंगे। डीएनटी यानी कि विमुक्त जाति क्या है, इसमें कौन कौन सी जातियां आती हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी अगर कोई हमें दे सकता था तो वो है बलबीर सिंह तोमर जी। ये उनको इतनी सुविधाएं दी गई और जिन जातीय समूहों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, सामूहिक रूप से इतना बड़ा बलिदान दिया कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, कि उनके लिए आपने जो समिति की सिफारिश, स्वतंत्रता सेनानियों को जो आपने सम्मान दिया वो किसी समिति की सिफारिश नहीं थी, लेकिन तमाम समितियों की सिफारिशों और कोर्ट का निर्णय, पंजाब हाई कोर्ट का निर्णय है कि डीएनटी ये ओबीसी के हकदार नहीं है, इनको एसटी में शामिल किया जाए। ये कोर्ट का निर्णय, पंजाब हाई कोर्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में किया जाए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इनको लिया जाए। लेकिन वो इसके बावजूद, सिफारिशों के बावजूद इनकी अनदेखी की गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसके पीछे क्या लगता है आपको? ब्यूरोक्रेट्स का हाथ रहा, पॉलिटिकल लोगों का रहा है, किनका हाथ है, आपको क्या लगता है? मैं समझता हूँ इसमें दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। एक, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव डीएनटी समाज में, वो कुल मिलाकर के जो सत्ता में बैठे लोग हैं। दूसरा, एक खास मानसिकता जो स्वतंत्रता के बाद हमारी जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, जो उसमें हावी रहा है, इसका कब्जा रहा उसका। क्योंकि जो लोग स्वतंत्रता से पहले प्रशासन तंत्र में थे तो आजादी के बाद भी वही थे। तो मुझे ये कहने में कोई बुराई नहीं कि वो मानसिकता, एक खास तरह की मानसिकता ने, उसी ने इन लोगों का जो वाजिब हक सम्मान ये जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल पाया। दूसरे, इन लोगों में जागृति नहीं थी। अगर जागृति होती तो ये बाहर निकल करके हक मांग अपना हक खुद मांग। अच्छा, एक बात बताएं, 1857 की असफल क्रांति हुई। असफल क्रांति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सफल नहीं हो पाई, स्वतंत्रता नहीं मिल पाई। लगभग 90 साल लग गए हमें आज़ाद होने में। अगर 90 साल पहले देश आज़ाद हो जाता 1857 की क्रांति के बाद, तो क्या इनको कुछ लाभ मिलता? समाज की क्या स्थिति रहती? क्योंकि इनके परिवारों में जंग लड़ी थी, उन्होंने विद्रोह किया था, तो उसका किस तरह से असर पड़ता समाज? नहीं, उसका तो क्योंकि वो तो कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या होता, एक अनुमान ही है। और अनुमान ये है कि भाई अगर देश सब फिरंगियों को खदेड़ने में हम कामयाब रहे होते तो तब जो भी शासन करता तो वो इन समुदायों का सम्मान करता। अच्छा, उनके बाद भी कुछ आयोग बने, उन आयोगों की क्या रिपोर्ट रही? क्या वो लागू हो पाए, नहीं हो पाए, क्या स्थिति रही? अब देखिए, लोकूट समिति के बाद थोड़ा सा इस समाज में ये विमुक्त जाति जो समूह है, इसमें थोड़ा जागृति आई, कुछ लोगों ने मांग की। तो ये हुआ कि कांग्रेस ने रेनके आयोग का गठन किया और 2008 में रेनके आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी। वो बहुत अच्छी, बड़ी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट है और वो विमुक्त जाति और घुमंतु, अर्धघुमंतु, जिनको नोमैडिक ट्राइब्स कहते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया गया है कि उनके लिए भी कल्याणकारी, उनको भी जो मुख्य धारा है समाज की देश की, उसमें उनको लाया जाए। तो उस आयोग की 2008 में रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस सरकार उसको लागू करने में सफल नहीं रही। फिर जब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो इन विमुक्त जातियों का बड़े हिस्से ने उनका समर्थन किया और कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि रेन के आयोग की रिपोर्ट के लिए उनको दबाव बनाएंगे। तो इस सरकार ने रेन के आयोग की रिपोर्ट को एक तरफ ठंडे बस्ते में रखा और एक नए आयोग का गठन कर दिया। अच्छा, उसको इम्प्लांट करने के बजाय तो वो एक नया आयोग, हाँ, वो मतलब इदाते आयोग की का गठन हो गया, गठन किया। 4
4 साल से ज्यादा समय हो गया है, इदाते आयोग की भी रिपोर्ट आ गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया। मतलब मानसिकता बदली नहीं है। वो मतलब वो भी धूल खा रहा है जो उसकी रिपोर्ट है। ये स्थिति है वो आयोगों की, जबकि बात ये होनी चाहिए थी कि जिस तरह से SC/ST आयोग है, OBC का आयोग बना है, तो विमुक्त जनजातियों का एक स्वतंत्र आयोग, संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग अस्थायी रूप से बनना चाहिए, जो उन तमाम जो न्यायालयों के निर्णय और अयंगर कमेटी से लेकर के और इदाते आयोग तक उसमें जो भी बेहतरीन और जो सबसे उपयुक्त चीजें उसके अंदर हैं, उन सबको लागू किया जाए। ठीक। दूसरा, कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में विमुक्त जनजातियों का अलग से आरक्षण है, तो ये पूरे देश में लागू क्यों नहीं है? जो लोग एक देश एक कानून की बात करते हैं, जो लोग देश की एकता की बात करते हैं, तो वो इसके ऊपर गौर क्यों नहीं करते? ये इतना बड़ा अन्याय क्यों? अच्छा, मेरा आप बोल रहे थे, मैंने फ्लो में बीच में नहीं रोका आपको। मेरा एक सवाल है आपसे, इन्हीं आपके जवाबों से निकल कर क्या है कि कुछ जिलों में आपने बताया कि 4 जिलों के अंदर गुर्जर जो जाति है, गुर्जर जाति को DNT में शामिल किया गया है, लेकिन राजभर जाति वो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर उसको DNT में शामिल किया गया है। ये दोगला पैमाना क्यों है? ये पैमाना क्या है? ये सब विमुक्त जातियों को एक बांटने के षड्यंत्र का पार्ट है। जो मैंने पहले भी कहा था कि जब इनको 3 वर्गों में बांटा गया, वो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, वो भी बांटने का आधार कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। तो वैसा ही इन्होंने ये जिलों में बांटने का और ये छांटने का जो काम किया है, ये कुल मिलाकर के उनका मनोबल गिराने के लिए, उनकी एकता को तोड़ने का षड्यंत्र रहा है। देखिए, 4 जिले जो अब विभाजन के बाद उनके कई जिले बन गए हैं, हरिद्वार, JP नगर, हापुड़, कई सारे जिले बन गए हैं नए, लेकिन क्या है, संभल बन गया है, शामली जिला बन गया है, तो ये जिले तो संख्या है। लेकिन सवाल ये है कि जिन कारणों से, और मैं अगर लिखा जाए, मैं गुर्जरों का दूं आपको वो एग्जाम्पल, कि गुर्जरों का जो कुर्बानियां सहारनपुर के तत्कालीन जिला, तत्कालीन मुजफ्फरनगर जिला, बिजनौर जिला में जो दी गई थी, क्या बिजनौर, क्या बुलंदशहर के काला आम पर वो 200 से ज्यादा गुर्जरों की लटकी हुई लाशें, क्या उससे कुछ कम थी? तो ये सारा एक षड्यंत्र है। वरना गुर्जरों को तो पूरे देश में, क्योंकि वो हर जगह विद्रोही था, राजस्थान में विद्रोही था, पंजाब में भी वो विद्रोही था। हालांकि पंजाब में एक बड़ा हिस्सा, क्योंकि जो उसका बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान में चला गया, तो जो हमारे वहाँ का जो गुर्जर का एक दूसरी शाखा है हमारी, मतलब मुस्लिम गुर्जर, वो सारे उधर चले गए, तो इधर बहुत थोड़े बचे हैं। तो ये एक तरह का ये बंटवारा किया है। जहाँ तक सवाल राजभर का है, तो राजभर जो है वो हमारे बलिदानी भाई हैं, और वो लखनऊ के आसपास हैं, उनमें थोड़ी सी राजनीतिक चेतना आई है, तो उस चेतना के कारण उन्होंने आवाज उठाई, तो उनको पूरे प्रदेश में शामिल कर लिया गया। नहीं तो अगर आप देखेंगे तो अनेक जिलों में राजभर जाति जो है वो निवास ही नहीं करती है। तो ये हमें विखंडित करने का ये एक षड्यंत्र रहा है, ये जानबूझकर की गई हरकत है। अच्छा, आपने क्रांतिकारियों का जिक्र किया, कलाम का जिक्र किया, कुंजा बहादुर जी का जिक्र किया। अगर इस बीच में हम राजा फतवा गुज्जर का जिक्र ना करें, तो इस दुंडों में जिस जमीन पर हम बैठे हैं, जहां पर हम बैठे हुए हैं, राजा फतवा गुज्जर ने 1857 की क्रांति में उन्होंने बड़ा योगदान दिया और बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की थी, उनके नेतृत्व में क्रांति हुई थी। तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप बताएं, उनकी कुर्बानियों के बारे में। देखिए, हमारे यहाँ नकुड़ क्षेत्र में जो गुर्जरों में जो सबसे बड़ी वो खाप है, वो भटार खाप, उनके 52 गांव है। तो वो इस 52, इसको बावनी कहते हैं, तो वो बावनी के चौधरी थे, बाबा फतवा।
और कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि जब 1857 की क्रांति की योजना दिल्ली में बनी कि उसमें बाबा फतवा भी मौजूद रहे थे। अच्छा, इस तरह के भी सोर्सेज से कुछ हाँ, ये कई कुछ लोगों का जो इतिहास पर काम करते हैं उनका दावा है कि उससे पहले दिल्ली में विधिवत एक दिन तय किया गया था। ये तय हुआ था कि एक मुश्त क्रांति सब जगह की जाएगी ताकि फिरंगी को यहाँ से भगाया जा सके। एक पर्टिकुलर डे, एक डेट। हाँ, तो उनका ऐसा दावा है। तो मतलब उन्हीं लोगों से हमने सुना भी है, वो जो है उनका कहना है कि बाबा फतवा जी बावनी खाप के चौधरी के नाते, तब हमारे यहाँ खासतौर पर गुर्जर समुदाय में वो हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं था। वो मतलब इस्लाम के वो थे, अनुयायी थे, लेकिन वो बावनी के चौधरी थे खाप के। तो उस नाते उन्होंने वहाँ शिरकत की। तो बाद में उन्होंने यहाँ क्रांति की अगुवाई की और जब उन्होंने मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष शुरू किया तो उनके ऊपर बाकायदा उस जमाने में 200 रुपये का वो रखा गया, इनाम घोषित किया गया उनकी गिरफ्तारी पे। और उसमें हिंदू मुसलमान गुर्जरों के अलावा रांगड़ों ने भी वो बाबा के साथ देती थी उनके नेतृत्व में। अच्छा, देखिए ये जानकारी हमें मिली इस वीडियो के जरिए। अब अच्छा, हाँ, वो दोबारा से राजस्थान। अच्छा, जैसा हमारे यहाँ पर विमुक्त जाति अधिकार जागरण मंच बनाया गया है, इसी तरह से हमने देखा कि कर्नल बैंसला के नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भी इसकी लड़ाई लड़ी गई है, उसके लिए प्रदर्शन किए गए हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। अब देखिए, ये विमुक्त जाति के अधिकारों का मुद्दा ये काफी दिनों के बाद चर्चाओं में आया है और बहुत सारे हमारे युवा साथी इस पर कुछ करना चाहते हैं। तो जब राजस्थान में वो अलग आरक्षण की मांग गुर्जर समुदाय ने की तो तब भी कुछ लोगों का ये विचार था कि उन्हें अनुसूचित जनजाति की बजाय वो डीएनटी वाला ही वो मांगना चाहिए कि हम तो देशभक्त कौम है, हमें देशभक्ति का बलिदान के बदले में जो दंड मिला है, क्या देशभक्ति करना कोई अपराध है? कि हमें ये मांग करनी चाहिए थी। अब देखिए आप, मतलब जिस समुदाय ने लंबे समय तक, क्योंकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शेरशाह सूरी ने भी गुर्जरों को और कुछ अन्य बिरादरियों को बागी घोषित किया था। अच्छा, इस तरह के भी कुछ प्रमाण है। तो इसलिए इससे स्पष्ट होता है कि हम लंबे समय से हमने संघर्ष के बलिदान दिए और उत्पीड़न के हम शिकार हुए, और उसमें राजस्थान तो उसका एक बड़ा हिस्सा है। मुझे याद है जब राजस्थान आंदोलन चल रहा था तो एक इतिहासकार ने एक अग्रलेख लिखा। उसने कहा, जब मैं राजस्थान के आंदोलन को के गुर्जर आंदोलन को लेकर ये पंक्तियां लिख रहा हूं तो मेरी आंखें जो है वो गीली हैं। उनकी शहादत को याद कर मेरी आंखें गीली हैं और मैं बड़ा भावुक हूं कि जिस जाति ने विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लगातार संघर्ष किए, फिरंगियों के आने के बाद फिरंगियों को स्वीकार ही नहीं किया, उनके विरुद्ध इतनी कुर्बानियां दी कि वो एक छोटी सी मांग के लिए, एक आरक्षण के लिए 75 लोगों की कुर्बानी दे चुके हैं। तो ये इस बात का एक सबूत है और ये बहुत बड़ा सवाल है जो जाना चाहिए सत्ताधीशों के सामने और राजनेताओं के सामने कि जिस जाति ने
देश के लिए मतलब कुर्बानियां दी, तो वो एक छोटा सा अधिकार पाने के लिए फिर कुर्बानियां देगा। तो इस वीडियो के अंत में बस हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि अब इसके लिए क्या होना चाहिए ताकि वो जो उन्होंने दंश झेला है उसका उनको फल मिल सके, वो किस तरह से? देखिए, जो अधिकार है और भीख या दया, इन दोनों में अंतर है। तो मैं खाली गुजरों की बात नहीं करता हूं, सारे विमुक्त जाति समूह की बात करता हूं। तो हमको अपना ये अधिकार मांग रहे हैं, तो इसलिए हमें हीन भावना त्याग कर खड़े होना पड़ेगा। और मैं एक दो लाइनें पद के रूप में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा, और आप इसे मेरा आह्वान भी कह सकते हैं, इसी समाज का एक छोटा सा एक नुमाइंदा होने के नाते, कि आखिर कब तक जीना होगा सम्मान बिना, अधिकार बिना, और अधिकार कभी नहीं मिलते हैं सामूहिक हुंकार बिना। तो लोग निकले, सभी विमुक्त जनजातियों के लोग एकजुट होकर निकले और सामूहिक रूप से हुंकार भरे अपने अधिकारों के लिए, सम्मान के लिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए, और इस एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पर अपनी बात रखने के लिए हम यही अपने दर्शकों से अपील करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएं, ताकि जो विचार इन्होंने हमारे बीच में रखे हैं और वो मैसेज, जो संदेश इन्होंने इस इंटरव्यू के माध्यम से दिया है, वो मैसेज दूर दूर तक जाए, समाज में फैले, ताकि जो सामाजिक दंश उन परिवारों ने झेला है, उनके वंशजों ने झेला है, उनको उनका अधिकार, उनका हक मिल सके। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना है। पिछले वीडियो में कुछ हमारे दर्शकों ने कमेंट किए थे, वो कमेंट उनसे हमें ऊर्जा मिलती है, उनसे हमें साहस मिलता है। उन कमेंट्स को आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संगीता जी ने कमेंट किया है, फरहाना जी उन्होंने कमेंट किया है, संयम, आसिफ अब्बासी, मोहम्मद आरिफ और भी कुछ साथियों ने कमेंट किया है, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभारी हैं आपके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।